स्वागत है आप सभी का 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। टायर शेयरों में हमने देखा जोरदार रफ्तार आई हुई है। क्या वजह है इसके पीछे, इस तेजी का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, जानेंगे हम शो में आगे। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले भारतीय बाजार क्यों बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये भी समझेंगे शो में। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज करेंगे शो में शामिल। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार हल्की गिरावट के साथ कुछ फ्लैट ही बंद हुए। निफ्टी हमने देखा करीब 10 अंक नीचे था, गिरकर 17,656 के पास बंद हुआ। और सेंसेक्स में करीब 50 अंकों की गिरावट देखने को मिली, वो 59,197 पर बंद हुआ। बाजार को मेटल और सरकारी बैंक शेयरों से कुछ सहारा जरूर मिला, लेकिन आईटी और एफएमसीजी में बिकवाली देखने को मिली। दिन भर बाजार में माफ कीजिए और किस तरह की हलचल रही, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी ने सुबह सुबह 40,000 के दर्शन कराया, लेकिन उसके बाद फिर से वो कमज़ोर हो गया। हालांकि निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है 17,800, 850, फिर 18,000 की तरफ बढ़ने में। तो आज का दिन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के नाम रहेगा, लेकिन हाँ, मार्केट आज फ्लैट ही बंद हुए हैं। मैं एक एक करके सारे डाटा आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। पहले निफ्टी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साथ ही इसमें एडवांस डिक्लाइन भी दिख रहा होगा, जो कि आमने सामने ही खड़ा है। करीब करीब 1000 शेयर बढ़े हैं, तो 1000 ही शेयर करीब करीब आपको गिरते हुए दिखेंगे। और निफ्टी के अंदर आज की क्लोजिंग 17,650 की फिर से ऊपर आई, भले हम 10 पॉइंट की गिरावट के साथ क्यों ना बंद हुए। अब आते सीधा सीधा सेक्टर्स पे कि आज कौन कौन से सेक्टर्स चले हैं। अगर आज आप देखेंगे तो 3 मेजर सेक्टर्स थे जो कि आज मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग कर रहे थे। फर्स्ट था पावर से जुड़े हुए ज़्यादातर शेयर ऊपर थे, इसमें टाटा पावर लीडर साबित हो रहा था। और इसके अलावा एक इंफ्रा, ऑयल एंड गैस के साथ साथ मेटल्स में भी सेकेंड डे हमको बाइंग आते हुए दिखे। तो इस सेक्टोरल के हिसाब से आज 3 ऐसे मेजर सेक्टर्स थे जहाँ पर आपको अच्छे ट्रेंड बनते हुए दिखे। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे। आज बाजार के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं, यानी कि निफ्टी के अंदर बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल, एनटीपीसी ने न केवल आज का दिन बेहतर था उसका, बल्कि साल का इसने हाई भी लगाया। इसके अलावा सीमेंट कंपनीज में वापस से खरीदारी आई है। श्री सीमेंट, अंबुजा दोनों काफ़ी तेज़ी से चलते हुए दिखे। श्री सीमेंट के अंदर आज की तेज़ी 350 रुपये से कहीं ज़्यादा की थी। तो आज ये 4 ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने मार्केट के निफ्टी 50 के अंदर अपनी अच्छी जगह बनाई है। आज लूजर्स की लिस्ट में बजाज फिनसर्व के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। टाटा कंज्यूमर्स भी करीब 2.5 से 3.3% टूटा। ब्रिटानिया और नेस्ले के अंदर भी गिरावट सेकंड डे कंटिन्यू हुई है। इसका मतलब एफएमसीजी के अंदर अभी पैसा इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट के अंदर बीटा थोड़ा हाई है, इसलिए एग्रेसिव शेयर्स के अंदर, मेटल्स के अंदर आप सीमेंट के अंदर खरीदारी वापस देख पा रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी थोड़ा पीछे है। इन सभी के अंदर नुकसान आते हैं। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर आज क्या हुआ। अगर वहाँ पे आप देखेंगे जेएम फॉडलर, ये एक ऐसा शेयर है पिछले 3 दिन से काफ़ी चल रहा है। आज भी क्लोजिंग इसकी 8% से ऊपर। गुजरात एल्कली, शुगर वाले स्टॉक्स भी आज चले हैं, करीब 7% तो रेन्यू का ही चल गया। और टायर स्टॉक्स ने आज दिन बनाया है ऑटो एंसिलरीज के अंदर। अपोलो टायर्स के अंदर और साथ ही बालकृष्ण दोनों काफ़ी ज़ोर से चले। ये शेयर करीब 17 रुपये यानी कि 7% अपोलो टायर्स आज मैं आपको चलता हुआ दिखा। अब आते हैं मिड कैप श्रेणी के टॉप लूजर्स काउंटर्स में जो आज बाजार के अंदर कमज़ोर हुए हैं। उसमें आप देखेंगे टीटीएमएल के अंदर आज तेज गिरावट आई है। जिन शेयर्स के अंदर थोड़ा कंसर्न्स थे उन शेयर के अंदर वापस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। त्रिवेणी टर्बाइंस 2-3 से चल रहा था, आज प्रॉफिट बुकिंग आई, 5% शेयर टूट गया। और धानी सर्विसेज जिसको पहले इंडिया बुल्स वेंचर्स कहते थे, उसके अंदर भी आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो मिड कैप श्रेणी के अंदर आज आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन इंडाइसिस और बड़े शेयर्स के अंदर थोड़ी चर्निंग हो रही है। सीमेंट और मेटल्स ऊपर आ रहे हैं और इंडेक्स रेंज के अंदर है। ओके, तो बिल्कुल रेंज में हम देख रहे हैं इंडेक्स को घूमते हुए और फ्लैट ही बंद हुए जाकर बाजार। आज 17,650 के ऊपर की क्लोजिंग के क्या मायने निकलने चाहिए, पूछते हैं मेरे मेहमानों से। मेरे साथ 2 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, विपुल काकरिया और आशीष महेश्वरी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। विपुल, बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं दिख रहा था बाजार में आज, पूरी तरीके से एक छोटी सी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दिया। आज जब बाजार खुले 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी गया तो ऐसा लगा कि शायद एक लेगअप मिलेगा, बाजार में तेजी जारी रहेगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। आपने क्या रीड किया आज के मार्केट में, और अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या डायरेक्शन दिखता है आपको बाजार का? जी सौमित्र जी, अभी फिलहाल जैसे हम इंडेक्स में देख रहे हैं, निफ्टी एक रेंज में अटका हुआ है जो 17,400 और 17,800 का जो रेंज है। निफ्टी इसी रेंज में अटका हुआ है पिछले 3-4 दिनों से। तो जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं आए तो इंडेक्स में कोई भी डायरेक्शन मिलने के आसार फिलहाल नहीं है। तो मैं इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करूंगा जो जिस भी डायरेक्शन में आए। बैंक निफ्टी जरूर आज 40,000 के ऊपर थोड़े टाइम के लिए ट्रेड किया था, बट वहां पर स्ट्रेंथ नहीं बता पाया। वहीं पर थोड़ा सा
सेलिंग प्रेशर आ गया था बैंक निफ्टी में। आई गेस आगे चलते कल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बायस रहेगा मार्केट के लिए। तो मेरी सलाह यही रहेगी फिलहाल इंडेक्स के लिए, स्पेशली निफ्टी में, कि 17,400 नीचे के स्तर और 17,800 ऊपर के स्तर के, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता तो तब तक हम कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाए। ओके, तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक फ्रेश पोजीशन ना बनाएं। आशीष, आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट ट्रिगर क्या हो सकता है बाजार के लिए, चाहे वो अपसाइड के लिए हो या डाउनसाइड के लिए हो? डाउनसाइड की उम्मीद तो नहीं करेंगे हालांकि, लेकिन क्या नेक्स्ट ट्रिगर होगा जो बाजार को मूव कर पाएगा, इस रेंज से बाहर निकाल पाएगा? देखिए, अभी कोई बड़े ग्लोबल ट्रिगर्स तो नजर नहीं आते जो बाजार को कोई बहुत ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए। और हमने देखा कि जो ग्लोबल मार्केट्स में जो सेंटीमेंट खराब थे उसके बावजूद भी भारतीय बाजारों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा इंडाइसेस से ज्यादा आपको एक्शन दिखना पड़े को मिलेगा इंडिविजुअल स्टॉक्स में, सबसे पहली बात। और दूसरे वो सेक्टर जिसमें अभी तक मोमेंटम नहीं आया, जैसे आप बात करते टायर स्टॉक्स की या कंपनी जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जिस सेगमेंट में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल जैसे स्टॉक है। तो जिन स्टॉक्स ने अभी तक रैली मिस कर दी है और फंडामेंटल जिनके रोबस्ट हैं काफी, उन स्टॉक्स को देखना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि इंडाइसेस में जो मूवमेंट है वो एक नैरो रेंज में ही रहने वाला है और आपको ज्यादा स्टॉक्स इस पे काम करना पड़ेगा अभी कुछ दिन तक। बिल्कुल, तो थोड़ा यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक होकर, शायद स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही काम करना पड़ेगा। इंडेक्स तो कहीं जाता दिखाई दे नहीं रहा है, रेंज में ही घूम रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपके सामने डेटा और रिसर्च पेश करते हैं। ग्लोबल बाजारों के मुकाबले हमने देखा है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अपना अलग मुकाम बनाने की राह पर तेजी से बढ़ रही है। दूसरे बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजारों का प्रदर्शन क्यों बेहतर है, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, भारत है आगे और दुनिया है पीछे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है डीकपलिंग, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि भारतीय बाज़ारों में जो ग्लोबल ट्रेंड के जो विपरीत तेज़ी का चाल है उसको डीकपलिंग कहते हैं। अब क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो डीकपलिंग को जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं, या जो कह रहे हैं हम लोग कि आउट परफॉर्मेंस कहें या डीकपलिंग, तो उस पर सबसे पहला आता है महंगाई, इन्फ्लेशन। यहाँ पे भारत की जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सॉफ्टन हुई है, थोड़ी कम हुई है जुलाई के मंथ में, ऑलमोस्ट 6.71% का। लेकिन उसी तरफ अगर आप यूके की इन्फ्लेशन देखें या यूएस के इन्फ्लेशन देखें, वो अभी भी अपने 40 ईयर हाई लेवल्स पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने हाई लेवल्स पे जो है इन्फ्लेशन, जो है महंगाई जो है आपको देखने मिल रही है यूके और यूएस में। इसके अलावा अब अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। जून क्वार्टर की जो अर्निंग्स थी उनकी ईपीएस ग्रोथ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 20% का ग्रोथ आया है। और वही आप S&P 500 इंडेक्स ले लीजिए या यूरो स्टॉक्स 50 ले लीजिए, यहाँ पे सिर्फ 12 से लेकर 13% का ईपीएस ग्रोथ देखने मिला है। अब जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी देख लेते हैं, और ऑफ कोर्स आपके यूएस में जो एक डी ग्रोथ देखने मिल रहा है जीडीपी का। हालांकि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है 13.5% का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है आपको मूवमेंट्स देखने मिल रहा है आपको मैक्रो डेटा पे। इसके अलावा ऑटो सेल्स नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आए हैं, स्पेशली आपके पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पे भी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। सर्विसेज पीएमआई में भी इंप्रूवमेंट आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जो आपके सर्विसेज की जो इंडेक्स होती है उसको हम ट्रैक करते हैं। और आखिर में जीएसटी कलेक्शंस के बारे में कहूँगा, यहाँ पे भी लगभग 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिली है। अब ये तो हुई बात आपके मैक्रो की, लेकिन बाजार में कि जो आउट परफॉर्मेंस देखी गई है आप भारत में, निफ्टी 50 इंडेक्स ओनली इंडेक्स है जो आप पॉजिटिव में है, 2% ऊपर है 2022 में। आप निक्केई ले लीजिए, हैंग सेंग ले लीजिए, 4 से 14% का गिरावट यहाँ देखने मिला है। और अगर और भारी गिरावट की देखें बात, तो हैंग सेंग, यूरो स्टॉक्स और इवन नास्डैक, ये तीनों हेडलाइन नंबर्स में भी आप देख सकते हैं कि 18 से लेकर 26% तक का इस साल इस इंडिसेस में गिरावट देखने मिला है। बिल्कुल, और हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के मुताबिक भारतीय बाजार में आई आउट परफॉर्मेंस एक डीकपलिंग ही है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी दूसरों के मुकाबले अलग राह पर चल रही है। देखिए, आपको ये समझना है कि ये आउट परफॉर्मेंस है, डीकपलिंग है, ये एक बड़ी बात है, मगर क्या ये फैक्ट है? और डेटा आप देखिए, इस साल डाउ 14% नीचे है। मैं तो नैस्डैक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है तो वहाँ मैं जा भी नहीं रहा हूँ, मगर डाउ इस साल 14% नीचे है। और आप इस साल करीब 2% ऊपर है। निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी इस साल 2% ऊपर है। तो एक आप मैसिव रूप से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हम आउट परफॉर्मेंस जब बात करते हैं तो हम 1 महीने की आउट परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, 1 क्वार्टर की आउट परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, हम 9-10 महीने की बात कर रहे हैं, करीब 9 महीने हैं। 9-10 महीने से आप देखिए किस प्रकार से आप
एक अलग राह पर चल रहे हैं। तो जब आप एक अलग राह पे चल रहे हैं तो आप उसका आउट परफॉर्मेंस बोलेंगे या डीकपलिंग बोलेंगे? अभी डीकपलिंग एक डेंजरस वर्ड होता है, बिकॉज हमने हिस्टोरिकली जब भी डीकपलिंग देखी है तो डीकपलिंग आने में डीकपलिंग कई बार नहीं होती है। मगर मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं जब डेटा देख रहा था तो ये बात मेरे माइंड में आई कि इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस जब आता है तो आप उसका आउट परफॉर्मेंस बोलेंगे या डीकपलिंग है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपका जो मार्केट है, आपकी जो इकोनॉमी है, आपका जो अर्निंग साइकिल है, आपकी जो बिजनेसेस हैं, आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है, वह दुनिया से बहुत हटकर है। यूरोप में बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस चल रही है, अमेरिका में रिसेशन का स्लो डाउन है, चाइना के अंदर तो किसी को नहीं पता कि वहाँ पर क्या आ रहा है। तो आप एक प्रकार से अलग राह पर चल रहे हैं और राह पे जब दूसरी चलते हैं तो उसको मैं डीकपलिंग बोलता हूँ, उसको मैं आउट परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगा। आशीष, आपका व्यू जानना चाहूँगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट निकुंज ने यहाँ उठाई कि इसको डीकपलिंग बोलेंगे, हम लोग आउट परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है जिस तेज़ी से हमारे मार्केट चल रहे हैं पिछले कुछ समय से दूसरे मार्केट्स को पीछे छोड़ के? और साथ ही साथ जो एक इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है कि हमारे यहाँ जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो अब 100 मिलियन को पार कर गए हैं, 10 करोड़ के ऊपर डीमैट अकाउंट हमारे देश में खुल गए हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको कि ये सारे जो डेटा जब हम एक साथ एक टेबल पे रखकर देखते हैं तो यहाँ से ग्रोथ, यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही दिखाई देता है? देखिए, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि हम यदि बात करना शुरू करेंगे तो पूरा शो का टाइम भी कम पड़ जाएगा। पर फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है कि यदि लास्ट 3 महीने के परफॉर्मेंस देखते हैं, बहुत लंबा नहीं जाते, 3 महीने में ही निफ्टी ने करीब 7% का रिटर्न और बैंक निफ्टी ने करीब 12% का रिटर्न दिया है। और जो नियरेस्ट मार्केट है, जो चाइना का मार्केट है, वहाँ 0.5 या 6% का रिटर्न है। बाकी सारे मार्केट्स ने 1.5% से लेकर 15% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये एक रीजन है कि एफआईआई दोबारा से भारतीय बाजारों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कोई निगेटिविटी मैक्रो लेवल पे यहाँ नजर नहीं आती। जीएसटी जैसा आपने कहा, कलेक्शन बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल की सेल्स बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, करेंसी अभी फेवरेबल चल रहा है एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, क्रूड का जो प्राइस है वो अब स्टेबल बना हुआ है। तो काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो अभी इंडियन मार्केट के फेवर में है। इसी रीजन के चलते आप देख रहे होंगे कि मार्केट में यदि कभी करेक्शन आता है तो 1 या 2 दिन से ज्यादा करेक्शन टिकता नहीं, क्योंकि नीचे के लेवल पे हर लेवल पे रिटेल हो, एचएनआई हो, डोमेस्टिक फंड्स हो, सभी बाय करने के लिए खड़े हैं। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट हो गए हैं, तो रिटेल जो निवेशक है वो भी एक बाजार को अच्छा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को, जिनको मैं भी जानता हूँ, उन्होंने अपना ट्रेडिंग बिजनेस को या इन्वेस्टिंग बिजनेस को मेन एक्टिविटी बना लिया है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा भी रिटर्न दूसरे बिजनेसेस में बनता नजर नहीं आता लोगों को। तो मैं भी बिल्कुल निकुंज की बात से सहमत हूँ कि मार्केट डीकपल हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और जो भी लिंकेजेस हैं वो सिर्फ मार्केट के डो के क्या ट्रेंड रहता है और इंडियन मार्केट में क्या मार्केट खुलता है, तो वो शायद 10 या 15 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद में दिन भर हम अपनी गति से ट्रेड कर रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन है और आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा। बिल्कुल अपने रीजन से ही हम कर रहे हैं और हम अच्छा ही कर रहे हैं। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें, जैसा आपने भी कहा, बाकी मार्केट से कंपेयर करें तो हम अच्छा ही कर रहे हैं और अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, ग्लोबल बाजारों पर हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। चलिए चर्चा को जो है आगे अब स्टॉक स्पेसिफिक बढ़ाते हैं। आज हमने देखा कि टायर शेयरों में हमने अच्छी तेजी देखी, क्या वजह इसके पीछे रही, कौन से ट्रिगर थे? डिम्पी जुड़ रहे हैं एक बार फिर हमारे साथ बताने के लिए। बताइए डिम्पी। देखिए, टायर ही दौड़ा रहे हैं और पूरे गाड़ी, आप मैं कहूँगा पूरे ऑटो सेगमेंट को टायर की आज काफ़ी तेज़ी से स्पीड लगी हुई है, और एक ना एक दिन ऐसा मौका आ रहा है जब ऑटो एंसिलरीज पूरे इस सेक्टर को बज़ रखे हुए हैं। कल अगर बैटरी बनाने वाली कंपनीज थी तो आज टायर बनाने वाली कंपनीज हैं। खैर, इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि क्यों ये टायर वाली कंपनीज चल रही हैं। इसके अंदर काफ़ी दम है। पहली जो खबर इससे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो इनकी कॉस्ट प्रेशर होता है। देखिए, टायर के अंदर वैसे डिमांड कभी भी ज़्यादा कम होती नहीं है टिपिकली जब तक गाड़ियों की सेल्स अच्छी हो रही है, लेकिन इनकी जो बैलेंस शीट है उस पर कॉस्टिंग का बहुत फ़र्क आता है।
और कच्चे माल की जो महंगाई में अब कमी आई है, खासकर रबड़ के दाम वैसे भी ज़्यादा नहीं बढ़े थे, जो बढ़े भी थे वो वापस कम हो गए हैं। और इसके अलावा कार्बन ब्लैक इस्तेमाल होता रहा, वो भी थोड़ा कम हुआ है। तो 3-4 जो कंपोनेंट मेन रहता है जिससे इनकी कॉस्ट इन्फ्लेट होती है, उन सब के दाम थोड़े नीचे आए हैं, उनकी कीमतों में गिरावट आई है। यही बड़ी वजह है कि टायर कंपनीज के मार्जिन सुधर रहे हैं, इनके बेनिफिट इनको मिल रहा है। जो हमने आपके अगला पॉइंट रखा है उसके अंदर आपने देखा होगा, देखिए मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं और रिटर्न रेशो इनकी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है, यानी कि जो ये काम कर रहे हैं उसका इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। एक और चीज़, ऑटो डिमांड की रिकवरी का भी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। अब आप चाहे किसी भी मोड में रहें, चाहे आप सीएनजी गाड़ी चलाते हो, डीजल, पेट्रोल या फिर ई व्हीकल्स चलाते हो, कम से कम टायर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जो सीधे सीधा ग्रोथ से आपके आके जुड़ा हुआ है। रिप्लेसमेंट भी जो है टायर्स की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है, क्योंकि पहले कोविड के दौरान रिप्लेसमेंट नहीं थी, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी तो रिप्लेस नहीं हो रही थी। अब गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनका रिप्लेसमेंट सेगमेंट भी आ गया, यानी कि अगर आपने टायर लगा भी लिए हैं तो कई बार ऐसी नौबत आ जाएगी, अगर आपकी गाड़ी बहुत चलती है तो 2 साल 3 साल बाद आपको टायर बदलने पड़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से ये आपको बढ़ते हुए देखेंगे। एक और चीज़, जो डिमांड आपकी ई व्हीकल से भी अगर आती है तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर भी आपके पास 4 से 5 टायर आपकी गाड़ी में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। आ जाते हैं अपोलो टायर्स पे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है। खाली मैं अपोलो टायर्स की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपोलो टायर्स आज का तेज़ी से बढ़ने वाला शेयर्स है। इसने 220 के लेवल को पार करने के बाद एक नया ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से अभी तक रुक नहीं रहा। मॉर्गन तो ये कह रहा है कि 329 तक भी पहुँच जाएगा उनके लक्ष्य में। इनका ये मानना है कि इनका जो ROE है वो 6% से बढ़कर अब 12% हो जाएगा और इसकी री रेटिंग का कैंडिडेट बन गया है, इसलिए वो टारगेट यहाँ से भी काफ़ी बढ़ा दे रहे हैं 329 रुपये का। उनका कहना है कि कंपनी पे जो लागत का बोझ आ भी रहा है वो अच्छे से पास ऑन हो रहा है, यानी कि वो कंज्यूमर को बता रही है कि देखिए हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है टायर की तो हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, ये पैसा तो आपको ही चुकाना पड़ेगा। तो ये एक कंपनी की बैलेंस शीट्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है और ये काफ़ी हद तक ये करते हुए दिख रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने बताई है कि यूरोप का जो बिज़नेस है, क्योंकि अपोलो टायर्स यूरोप से भी काफ़ी कनेक्टेड है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ पे भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो डबल इंजन का इनको बेनिफिट मिलेगा, एक तो भारत में और दूसरा ग्लोबल बिजनेस में, इसलिए 329 रुपये का वो टारगेट दे रहे हैं। तो ये टायर आज ज़बरदस्त चलते हुए दिख रहे हैं आप। जोरदार तेजी यहां पर और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक अच्छा टारगेट भी। विपुल, आपको क्या लग रहा है, इस पूरे सेक्टर में अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही है और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहां पर डिम्पी ने बताए। गाड़ियां कोई भी हो, टायर की जरूरत तो पड़ेगी ही। आपको लगता है यहां पर ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का मौका है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो अभी मोमेंटम बन रहा है टायर स्टॉक्स में, ये आगे चलते कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, नेचुरली वो मार्जिन्स में पास ऑन हो रहे हैं और काफी अच्छी बैलेंस शीट अभी शो हो रही है। रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स टायर कंपनीज के। तो जो भी मोमेंटम बन रहा है टायर सेक्टर में ये जारी रहेगा। सलाह यही रहेगी कि जो भी डिप मिले आप उन्हें बाय करें। एंड अगर स्पेसिफिकली पिक अपोलो इसमें टायर्स से की अगर बात अपोलो, करूं, जेके टायर, इनमें से कोई पसंद है आपको? बिल्कुल अपोलो टायर्स के ऊपर मेरी नजर रहेगी। बाय ऑन डिप्स की सलाह है, इसके में जो टारगेट्स देख रहा हूँ आगे चलते हैं वो है 307 और 350 के टारगेट्स। बाय ऑन डिप्स की ही सलाह है अपोलो टायर्स में फिलहाल। डिप्स, ये ध्यान रखिए 7% की स्टॉक आज चल चुका है अपोलो टायर्स। बाय ऑन डिप्स की सलाह है 307, उसके बाद 350 तक का टारगेट, लेकिन उसके लिए शायद थोड़ा समय लग सकता है। आशीष, ऑटो एंसिलरीज में ही कुल मिलाकर अच्छी तेजी थी। ऑटो टायर स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, हमने देखा कि बैटरी स्टॉक्स जो है वो भी अच्छे चल रहे थे। हमारा राजा बैटरी हुआ, एक्साइड हुआ, उनमें भी अच्छा मोमेंटम पिछले 2-3 सेशन से दिख रहा है। आपको ऑटो स्पेस या ऑटो एंसिलरी स्पेस से क्या पसंद है? नहीं, सबसे पहले तो मुझे लगता है टायर स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। जरूर कुछ स्टॉक जैसे अपोलो टायर है, सीएट है और जेके टायर अपने 52 हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, बट इनके लिए बड़े सारे हेडविंड्स और टेलविंड दोनों ही है। सबसे पहली बात तो उनका ओईएम्स का जो सेल्स है उसमें काफी इजाफा हो रहा है। रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अब सारी गाड़ियां, जैसे हम बात करते, सड़क पे आ गई है। तीसरी बात ये, जो रबर के प्राइसेस कभी 145 रुपए पर केजी तक पहुंच गए थे, वो अभी 130 रुपए के आसपास आ गए। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस में भी कमी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कार का और टू व्हीलर के सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, ये अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है इनफैक्ट टायर के स्टॉक्स। और बिल्कुल यहाँ पर मेरी जो सलाह रहेगी कि अपोलो टायर एक बड़ी री रेटिंग होने वाली है, इस पे ध्यान रखें। इसके अलावा मुझे जेके टायर का स्टॉक भी काफी काफी पसंद है। और जहां तक बैटरी स्टॉक की बात है, तो मुझे लगता है वहां पर एक्साइड और एचबीएल पावर, ये दोनों स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए।
ओके, तो एक्साइड और पर नजर रख सकते हैं आप। अपोलो टायर्स भी यहाँ पर पसंद आ रहा है, उस पर भी फोकस किया जा सकता है। शुगर स्टॉक्स पर इस समय क्या कॉल दे रहे हैं इस समय विपुल आप? वहां पर भी हमने देखा खबरों की वजह से काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था। कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? बिल्कुल, शुगर सेक्टर आज ओवरऑल ग्रीन टेरिटरी में था। काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा था इस सेक्टर में। इस सेक्टर से जो स्पेसिफिक स्टॉक मेरे नजर पे आज था वो है गुजरात अल्कलीज, और इसमें लग रहा है कि आगे चलते भी मोमेंटम बना रहेगा, जो कि मेरा आज का स्टॉक पिक भी है इनफैक्ट गुजरात अल्कलीज का। तो इस स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर मेरी नजर रहेगी बाई के लिए। मेरे टारगेट जो इसके आ रहे हैं करीबन 1050 और 1140 के आसपास मेरे टारगेट्स लेवल बन रहे हैं इस स्टॉक के लिए। ओके, तो गुजरात अल्कली यहाँ पर पसंद आ रहा है। ये एक स्टॉक इस सेक्टर से आप फोकस में रख सकते हैं। चलिए, एक स्टॉक तो आपने बताया विपुल, लेकिन बाकी और स्टॉक्स भी जानने का वक्त है। समय हो गया है हमारे मेहमानों से ये जानने का कि कौन से हैं उनके वीआईपी शेयर्स। तो विपुल, आप ही अपनी बात को पूरी कीजिए। गुजरात अल्कलीज आपने एक स्टॉक बताया जो आपको पसंद आता है, उसके अलावा कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा कल आपका? दूसरा मेरा एक ट्रेडिंग पिक रहेगा, जिसके ऊपर मैं फोकस करूंगा, वो है एफएमसीजी सेक्टर से हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पर थोड़ी सी वीकनेस अभी नजर आ रही है। तो मैं करंट प्राइस पे इसको शॉर्ट करने के लिए रखूंगा, और मेरी जो टारगेट लेवल्स है स्विंग ट्रेड के लिए वो है 25-25 और 24-70। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह है 25-25, 2525 का टारगेट, और फिर उसके बाद 2470 तक का टारगेट यहाँ पर आप कर सकते हैं बिकवाली एचयूएल में। और गुजरात अल्कलीज एक स्टॉक जो उन्होंने बताया आपको, यहाँ पर टारगेट दिखाई देते हैं 1045 तक के, यहाँ जा सकते हैं आप लॉन्ग। आशीष, आपकी तरफ से कौन से स्टॉक आइडियाज होंगे? मेरी तरफ से एक स्टॉक आइडिया रहेगा, वो है अंबुजा सीमेंट। मेरा मानना है इस स्टॉक की बड़ी री रेटिंग होने वाली है। किसी भी गिरावट में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाए। 430 के लेवल पे स्टॉक को खरीदने की सलाह रहेगी, और 500 रुपए का लेवल आपको शायद दिवाली तक ही देखने को मिल सकता है। अब उसके पीछे ट्रिगर ये है कि उनके पास जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है करीब 31 मिलियन टन की उनके पास कैपेसिटी है, और करीब 12 मिलियन टन की कैपेसिटी वो ऐड कर रहे हैं। तो पंजाब में 1.7 मिलियन टन है, छत्तीसगढ़ में 3 मिलियन टन, और ईस्टर्न पार्ट में करीब 7 मिलियन टन कैपेसिटी आने वाली है। दूसरी जो उसमें बात ये हुई है कि अभी मैनेजमेंट चेंज हो गया है, तो बहुत समय से होलसेल का फोकस एरिया नहीं था भारतीय सीमेंट मार्केट। तो अब अडानी ग्रुप के आने के बाद में यहाँ पे अब काफी अग्रेसिवली अल्ट्राटेक के सामने ये कंपनी खड़ी होगी। तो मेरा मानना है अभी भी FY23 के जो वैल्यूएशन है उस पर यदि देखा जाए स्टॉक, तो आज भी 24-25 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, और इसमें काफी पोटेंशियल है यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड जल्दी ही दिखाने का। तो इस स्टॉक को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और इसमें 415 रुपए के स्टॉक लॉस से बाइंग की सलाह है। 415 का स्टॉप लॉस और 500 तक का टारगेट, दिवाली तक ये टारगेट में अचीव हो सकता है। बहुत दिन नहीं है अब दिवाली में। अंबुजा सीमेंट पर आप कर सकते हैं फोकस, इसे कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और विपुल, समय निकालकर हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक पिक्स भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।